हेलो स्टूडेंट्स, आप चैप्टर 16 पढ़ रहे हैं। आपको जल प्रदूषण और इसके नियंत्रण के बारे में हम आप बता रहे हैं। आइए देखते हैं इसका अगला हिस्सा, जिसमें सुपोषण के बारे में आपको बताया जाएगा। यूट्राफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो यूट्राफिकेशन, एक्सीलरेटेड यूट्राफिकेशन, इसको आप ध्यान से समझें। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, सुपोषण क्या होता है, यूट्राफिकेशन क्या होता है। देखें ध्यान से। झील का प्राकृतिक काल, ठीक है, झील का प्राकृतिक काल प्रभावन दर्शाता है, ठीक है। झील का जो प्राकृतिक काल होता है, नेचुरल एज होता है, वह एजिंग को दर्शाता है, प्रभावन को दर्शाता है, यानी झील अधिक उम्र की हो जाती है, ठीक है। तो अगर झील में जो है पौधे उगने लगते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि झील जो है अधिक उम्र की हो गई है, ठीक है। तो सुपोषण अर्थात यूट्राफिकेशन झील का प्राकृतिक काल प्रभावन दर्शाता है, यानी झील अधिक उम्र की हो जाती है। यह इसके जल की जैव समृद्धि के कारण होता है, ठीक है। तो यह जो यूट्राफिकेशन है, जिससे झील का प्राकृतिक काल प्रभावन एजिंग दर्शाता है, यानी झील अधिक उम्र की हो जाती है, यह इसके जल की जैव समृद्धि के कारण होता है। तरुण झील अर्थात कम उम्र की झील का जल शीतल और स्वच्छ होता है, ठीक है। तो अगर कम उम्र का झील होगा तो उसका जल जो है शीतल होगा, ठंडा होगा और साफ होता है। समय के साथ साथ इसमें सरिता के जल के साथ पोषक तत्व, ठीक है। तो जैसे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ सरिता के साथ साथ जो है बहाव के साथ साथ इसमें पोषक तत्व आने लगते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस आते रहते हैं, जिसके कारण जलीय जीवों में वृद्धि होती रहती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस आने के कारण जो है जलीय जीवों में वृद्धि होती रहती है। जैसे जैसे झील की उर्वरता बढ़ती है वैसे वैसे पादप और प्राणी बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे झील की उर्वरता बढ़ेगी वैसे वैसे पादप और प्राणी बढ़ने लगते हैं और कार्बनिक अवशेष झील के तल में बैठने लगते हैं, ठीक है। तो जो कार्बनिक अवशेष होते हैं वह झील की तली में बैठने लगते हैं सैकड़ों वर्षों में, ठीक है। सैकड़ों वर्षों में इसमें जैसे जैसे साद अर्थात सिल्ट और जैव मलबे का ढेर लगता जाता है वैसे वैसे झील उथली और गर्म होती जाती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो है इसमें मलबे नीचे जमा होने लगते हैं, सिल्ट जमा होने लगता है और इसके कारण जो है झील की जो गहराई थी वह कम होने लगेगी, झील उथली होने लगेगी और पानी जो शीतल था वह गर्म होता जाता है। झील के ठंडे पर्यावरण वाले जीव के स्थान पर अब उष्ण जल वाले जीव रहने लगते हैं, ठीक है। जो झील में ठंडे पर्यावरण वाले जीव थे अब वह उसमें नहीं रहेंगे, अब गर्म पर्यावरण वाले जीव उसमें रहने लगते हैं। कच्छ पादप उथली जगह पर जड़ जमा लेते हैं, ठीक है। जो कच्छ पादप हैं, किनारे पाए जाने वाले पौधे होते हैं, वे जहाँ पर वह पानी कम होता है वहाँ पे जड़ को जमा लेते हैं, ठीक है। कच्छ पादप उथली जगह पर जड़ जमा लेते हैं और झील की मूल द्रोणी अर्थात बेसिन को भरने लगते हैं। उथले झील में जब कच्छ अर्थात मार्श पादप उग जाते हैं और मूल झील बेसिन उनसे भर जाता है, ठीक है। कालांतर में झील काफी संख्या में प्लावी पादपों, दलदल, बाग से भर जाता है, ठीक है। तो समय बीतने के बाद जो है आप देख रहे हैं कि एक लंबे समय के बाद जो है झील में, ठीक है, प्लावी पादप, दलदल, बाग से भर जाता है और अंत में यह भूमि में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो अंत में आप देख रहे हैं झील समाप्त हो जा रहा है और उसमें पौधे उग जाते हैं और यह बाग में परिवर्तित हो जाता है, जमीन भूमि में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो कालांतर में झील काफी संख्या में प्लावी पादप से भर जाता है और अंत में यह भूमि में परिवर्तित हो जाता है। जलवायु, झील की साइज और अन्य कारकों के अनुसार झील का यह प्राकृतिक काल प्रभावन हजारों वर्षों में होता है, ठीक है। तो एक झील के भूमि में बदलने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। फिर भी मनुष्य के क्रियाकलाप जैसे कि उद्योगों और घरों के बहिस्राव काल प्रभावन प्रक्रम में मूलतः तेजी ला सकते हैं, ठीक है। तो जो झील हजारों वर्षों के बाद भूमि में बदल रहा है वह मनुष्य के क्रियाकलाप के कारण, उद्योगों और घरों के बहिस्राव प्रक्रम के कारण
वह समय कम हो सकता है, वह तेजी से भूमि में बदल सकता है। इस प्रक्रिया को समर्ध या त्वरित पोषण कहते हैं, एक्सीलरेटेड यूट्राफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मनुष्य के क्रियाकलाप जैसे उद्योगों और घरों के बहिस्राव काल प्रभावन प्रक्रम में मूलतः तेजी ला सकते हैं। इस प्रक्रिया को समर्थ कल्चरल या त्वरित सुपोषण एक्सीलरेटेड यूट्राफिकेशन कहा जाता है। गत शताब्दी में पृथ्वी के कई भागों के झील का वाहित मल और कृषि तथा औद्योगिक अपशिष्ट के कारण तीव्र सुपोषण हुआ है, यूट्राफिकेशन हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि गत शताब्दी में पृथ्वी के कई भागों के झील जो हैं वाहित मल और कृषि तथा औद्योगिक अपशिष्ट के कारण उनका तीव्र सुपोषण हुआ है, उनका यूट्राफिकेशन हुआ है, उनको भूमि में कन्वर्ट होने में समय मिला है। ठीक है, इसके मुख्य संदूषण नाइट्रेट और फास्फेट हैं, फास्फोरस है। ठीक है, तो यह जो परिवर्तन हो रहा है, जो सुपोषण हो रहा है, वह इन नाइट्रोजन और फास्फोरस के कारण होता है, जिससे जीवों की संख्या जो है काफ़ी तेजी से बढ़ती है, पौधे बढ़ने लगते हैं। ठीक है, इसके मुख्य संदूषक नाइट्रेट और फास्फोरस हैं जो पौधे के लिए पोषक का कार्य करते हैं। इसके कारण शैवाल की वृद्धि अति उद्दीपित होती है, जिसकी वजह से अम्लीय मलफेन स्कम बनते हैं और अरुचिकर गंध निकलती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि तालाब में जो है, झील में जो है नाइट्रेट और फास्फोरस इकट्ठा होता है जो पौधों के लिए पोषक का कार्य करता है, जिसके कारण शैवाल की वृद्धि अति उद्दीपित होती है। शैवाल जो है काफ़ी संख्या में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से अम्लीय मलफेन स्कम, ठीक है, फेन बनने लगता है और जिससे अरुचिकर गंध निकलती है। ऐसा होने से जल में विलीन ऑक्सीजन व अन्य जल जीवों के लिए अनिवार्य जितना ऑक्सीजन चाहिए वह समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो जल में विलीन ऑक्सीजन की मात्रा जो है, जो जल जीवों को चाहिए, वह समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ झील में बहकर आने वाले अन्य प्रदूषक संपूर्ण मछलियों मत्स्य समष्टि को विषाक्त कर सकता है। ठीक है, तो जो मछलियां हैं वह विषैली हो जाती हैं, जिनके अपघटन के अवशेष से जल में विलीन ऑक्सीजन की मात्रा और कम हो जाती है। इस प्रकार झील वास्तव में घुट घुट कर मर सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रदूषण जो है संपूर्ण मत्स्य समष्टि को विषाक्त कर देता है, जिसके कारण अपघटन के अवशेष से, ठीक है, जो मछलियां मर जाती हैं उसके अवशेष से जल में विलीन ऑक्सीजन की मात्रा और कम हो जाती है। इस कारण झील वास्तव में घुटकर मर सकता है। ठीक है, विद्युत उत्पादी यूनिट यानी तापी विद्युत संयंत्रों से बाहर निकलने वाले तप्त अपशिष्ट जल दूसरे महत्वपूर्ण श्रेणी के प्रदूषक हैं। ठीक है, तो जो विद्युत उत्पादी यूनिट हैं, जहां पर बिजली पैदा की जाती है, उनसे जो निकलने वाला अपशिष्ट है वह दूसरा महत्वपूर्ण श्रेणी के प्रदूषक होता है। विद्युत उत्पादी यूनिट यानी तापी विद्युत संयंत्रों से बाहर निकलने वाले तप्त अपशिष्ट जल दूसरे महत्वपूर्ण श्रेणी के प्रदूषक हैं। ठीक है, तो विद्युत उत्पादी यूनिट से जो तप्त अपशिष्ट जल निकल रहे हैं वह दूसरे महत्वपूर्ण श्रेणी के प्रदूषक होते हैं। तापी अपशिष्ट जल में उच्च तापमान, ठीक है, जो तापी अपशिष्ट निकलते हैं वे जल में उच्च तापमान के प्रति संवेदनशील जीव जीवित नहीं रह पाते हैं और उनकी संख्या कम हो जाती है। लेकिन अत्यंत शीत क्षेत्रों में इसमें पौधे तथा मछलियों की वृद्धि अधिक होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि उच्च जल के कारण, गर्म जल के कारण जो है, जो थर्मल पावर से निकल रहा है जल, उसके प्रभाव के कारण जो है संवेदनशील जीव जीवित नहीं रह पाते हैं और उनकी संख्या कम हो जाती है। लेकिन अत्यंत शीत क्षेत्रों में, ठीक है, जहाँ पर शीत क्षेत्र है, बहुत ठंडा क्षेत्र है, वहाँ पे गर्म जल मिलने के कारण जो है इसमें पौधे और मछलियों की वृद्धि अधिक होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका यूट्रोफिकेशन के बारे में। थैंक यू।